हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी हो गया, बिहार टीजीटी पीजीटी, कहीं का टीजीटी पीजीटी, जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे एनबीएस हो गया, एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस हो गया, एकलव्य विद्यालय, अब या फिर नेट जेआरएफ, सभी के लिए। ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो या तो पिछले के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या उसी प्रकार आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। हम लोग अब तक लगभग 90 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, 90 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये आगे जारी होने वाला है। अभी मैं बता दूं कि 125 प्रैक्टिस सेट आगे हम लोग करने वाले हैं। जब तक कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, उसके पहले ही 125 प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पूरा फुल इस तरह से हमने पढ़ाया है। देखिए, ये वाला जो चीज़ है, मैं प्रश्न और उसका व्याख्या भी करते हुए चलने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अभी के लिए पहला प्रश्न, ठीक है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? हमेशा की तरह 4 विकल्प आपको मिलेंगे: हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन चारों में कौन सा सही है विकल्प, आप बताइए। मैं बता रहा हूं कि नई कविता और अस्तित्ववाद जो है यह आलोचनात्मक कृति है, आलोचनात्मक कृति है। ठीक, और यह रचना जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। विकल्प बी सही है। इनकी और आलोचनात्मक कृतियों की अगर हम लोग बात करें तो प्रगति और परंपरा, परंपरा, साहित्य और संस्कृत, साहित्य और संस्कृत, भाषा और समाज, भाषा और समाज। ठीक ना, तो हम लोग आलोचनात्मक कृतियों को देखे हैं। बाकी इनकी तो बहुत सारी रचनाएं हैं, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, या फिर उसकी अभी देखिए। यहाँ पर नई कविता और अस्तित्ववाद जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। अदृश्य साधना भी इनका है, आत्म साक्षात्कार भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? संगत युग्म कौन सा है? तो आप देखिएगा, हमेशा यहाँ पर संगत पूछा है, असंगत नहीं पूछा है, नहीं दिया है, असत्य कौन सा है, इस तरह से प्रश्न को घुमा देता है। तो जिंदगी और जोंक यह किसकी रचना है? यह अमरकांत की रचना है। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत की। और बंद गली का आखिरी मकान यह धर्मवीर भारती की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान। राजा निर्वंशिया जो है यह कमलेश्वर की रचना है, तो वहां पर संगत पूछा था, इसलिए सी वाला सही होगा। इंसान के खंडहर जो है यह मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना है। आधे अधूरे भी इन्हीं की रचना है। और यह एक कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है। ठीक है, कौन? इंसान के खंडहर। यहाँ पर देखिए, जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है, मैंने लगा भी दिया। रजुआ जो जिंदगी से जोंक की तरह चिमटा हुआ था, लेकिन जोंक वह था या जिंदगी? ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना की बात करें अगर हम लोग, तो कौन सी है? यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। सुनीता जो है यह जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक, वरुण के बेटे नागार्जुन की रचना है, इनको यात्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, साहित्य सहचर जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और गढ़ कुंठार जो है यह वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। कौन सा सही है? विकल्प ए सही है। और गढ़ कुंडार जो है यह उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास जो है इसकी लेखिका है मैत्री पुष्पा जी। विकल्प ए यहाँ पर सही है। चलिए, पद्यात्मक भावभूति पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? पद्यात्मक भावभूति पर यानी कि श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना जो है यह किसने की? इसके संपादक की बात करें अगर हम, रचना किसने की वो अलग है, संपादक की बात करें तो राजेंद्र मिश्र हैं।
राजेंद्र मिश्र इसके संपादक हैं। होता क्या है, 1885 में शिव नारायणी में एक जगह है, वहाँ पर बाढ़ आती है, प्रलयकारी बाढ़, और ठाकुर जगमोहन सिंह उसी का इसमें क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसी के बारे में लिखते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह जो है ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं, भारतेंदु मंडल के कवि हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर इनकी और रचनाओं की हम लोग बात कर लें एक दो, जैसे श्यामा सरोजनी, श्यामा सरोजनी, तो देखिए श्यामा स्वप्न और श्यामा सरोजनी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों रचनाएं इन्हीं की हैं। प्रेम संपत्ति लता भी इन्हीं का है, मेघदूत इनका है, ऋतु संहार भी इन्हीं की रचना है। और यहाँ पर उसके किताब का मैंने चित्र लगा दिया। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है, बुद्धि तत्व किसमें प्रमुख होता है इन चारों में, तो विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व जो है यह प्रमुख होता है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, यह जो पंक्ति है चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, आरसी शुक्ल लिख दीजिए, आरसी शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, और उसके भाग 1 से लिया गया है, यह श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है, ठीक है। चलिए, दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है, तो यानी कि अनिवार्य किसमें होता है दृश्य तत्व, तो वो कहानी है, उपन्यास है, कविता है या फिर नाटक है। तो नाटक में दृश्य तत्व जो है वह अनिवार्य होता है, क्योंकि नाटक जब अब रंगमंच पे होता है तो उसको देखने में ही मजा आता है और देखने में ही नाटक की अभिव्यक्ति हो पाती है। एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है, संकलन त्रय का आशय क्या है, तो बता दें हम, एकांकी में उतने ही समय की घटना दिखाई जानी चाहिए जितने में वास्तविक जीवन में जो घटित हो सके, उतने समय स्थान सीमा का जिक्र होना चाहिए, तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह कहाँ से लिया गया है मैं बता दूं, चंद्रगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है, यह जयशंकर प्रसाद का है, यहाँ पर मैंने लिखा है चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, और यह एक ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, और इसमें जो ये कथन होता है चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं है, तो नई कविता अनुभूति की प्रामाणिकता होती है, तो यहाँ पे नहीं को क्या कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, तो अनुभूति की प्रामाणिकता होती है, जी हाँ होती है। नया भावबोध और नया शिल्प ये भी होता है। छंदों का बंधन नहीं होता है, छंदों का बंधन इसमें नई कविता में नहीं है। क्षणवाद में विश्वास ये होता है, तो यहाँ पर विकल्प सी जो है यह सही है, यह विशेषता नई कविता की नहीं है। नई कविता धर्म व ईश्वर को पूर्णतः नकारती है, ये लाइन लिख लीजिएगा, नई कविता धर्म व ईश्वर को पूर्णतः नकारती है। धर्मवीर भारती की काव्यकृत कनुप्रिया, तो कनुप्रिया किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है, में किसका वर्णन है, राधा के नवीन रूप का, सीता का दुख का, मीरा का या फिर रसिक प्रिया का। जो धर्मवीर भारती हैं यह प्रेम के कवि हैं, प्रेम के कवि हैं, और इसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन है कनुप्रिया में। अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगे आब, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं और किसकी पंक्तियां हैं, ये आपको यहाँ पे लिखा है, पंक्तियों का संबंध किससे है, किस कविता से है, किस प्रकार की कविता से है। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, यह निराला की एक रचना है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता से यह पंक्तियां ली गई हैं। और ये निराला जी जो हैं ये प्रगतिवादी कविता से हैं, यानी कि कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी कविता का एक कविता है। क्लियर? ठीक। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है? इस कथन की बात करें तो यह कामायनी से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना है और वहीं से ये लिया गया है, तो विकल्प सी सही है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति हुई। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, वह कौन हुए? तो वह हुए नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर हुए। विकल्प ए यहाँ पर सही है। भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चूरीन की। कितनी बढ़िया है ये पंक्तियां, कितनी बढ़िया हैं। भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चूरीन की। यूपी टीजीटी पीजीटी जो है ना 2021 का यूपी टीजीटी पीजीटी, उसमें कथन का भरमार था, खास करके टीजीटी में जब से इंटरव्यू हटा दिया। तो आप पंक्तियों को ध्यान दीजिएगा और यह पंक्तियां जो हैं आप कमेंट में बता भी सकते हैं। मैं तो सलाह दूंगा आपको एक OMR ले लीजिए और मेरे साथ OMR को आप रंगते हुए चलिए, ठीक है। बाद में उसको मिलाते हुए भी चलिएगा, दोबारा देख लीजिएगा या तो तुरंत मिलाते हुए चलिएगा, जिससे आपके तैयारी का आकलन किया जा सकता है। यह देवदत्त की पंक्तियां हैं। विकल्प सी वाला जो है यह सही है। अब देवदत्त की बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित है, प्रेम चंद्रिका है, राग रत्नाकर है। ये सारी रचनाएं हैं जो आपको याद रहनी ही चाहिए। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ताजमहल का टेंडर नाटक किसका है? यहाँ पे आप बता भी सकते हैं, देखकर भी इसको बता सकते हैं। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है। किसका नाटक है? अजय शुक्ला का। बाकी यहाँ पर कोर्ट मार्शल एक है, याद कर लीजिए, स्वदेश दीपक का है। कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक का है। कहे ईसा सुने मूसा, ये विभू कुमार का है। कहे ईसा सुने मूसा। और एक इनकी रचना याद कर लीजिए, सुशील कुमार सिंह की सिंहासन खाली है। सिंहासन खाली है, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसका आलंबन लेकर इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? तो वो है भीष्म और युधिष्ठिर का। कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है और इसमें आलंबन और जो है लेकर किया है भीष्म और युधिष्ठिर का लेकर इन्होंने किया है। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका मिलान आपको करना होगा। सर्वांगी, अब बताइए, यहाँ पे रचना दिया हुआ है, यहाँ पे रचनाकार दिया हुआ है, तो सर्वांगी किसकी रचना है? यह है रज्जब की रचना। किसकी रचना है? रज्जब की। ज्ञानबोध मलुक दास की रचना है और प्रेम प्रकाश धरड़ी दास की रचना है। शब्द सागर की बात करें तो बूला साहब की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक भी आपको याद हो, ज्ञान बोध अगर याद है, तो दूसरे का पहले के साथ यानी कि बी वाला तुरंत आपका
हो जाएगा सही। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को, या फिर स्वयंभू को? किसे कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? तो कहा जाता है स्वयंभू को। इनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पौम, चरियु, रिट्ठनेमी, चरियु, और एक है स्वयंभू छंद। ठीक है, इतना कम से कम पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? चंडी चरित्र जो है यह गोविंद सिंह की रचना है, सिख गुरु थे, 10वें सिख गुरु। और रामचरित जो है यह सूरत मिश्र की रचना है, सूरत मिश्र की रचना है। सूदन रचना है, सुजान चरित जो है सूदन की रचना है। और जो घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध, सुजान हित प्रबंध जो है घनानंद की रचना है। तो यहाँ पर पूछा था प्रबंध काव्य कौन नहीं है, तो सुजान हित प्रबंध जो है यह प्रबंध काव्य न होकर के काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध जो है यह, इसकी रचना किसने की? कुमारपाल प्रतिबोध के जैसा ही एक रचना और है, कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित यह हेमचंद की रचना है, और कुमारपाल प्रतिबोध है सोमप्रभु सूरि की रचना। तो यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही है। कुमारपाल प्रतिबोध एक चंपू रचना है। ठीक है, चंपू जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल होते हैं। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। किसने कहा हिंदवी? हिंदी को हिंदवी किसने कहा आदिकाल में? तो वो कहा है अमीर खुसरो जी ने। किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। इनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे गजल इन्होंने लिखा, खालिक बारी लिखा, पहेलियां इन्होंने लिखा, मुकरियां लिखा, दो खुसने लिखा। ठीक है, ये तना कम से कम आपको पता होना चाहिए। किस काव्य धारा को मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? मतलब किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? सगुण में, सगुण मतलब जिसमें पूजा की जाती है। संत काव्य जो है ये सही है, कबीरदास इसके प्रमुख कवि हुए, और इसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया इसमें। कृष्ण काव्य के जो हैं सूरदास मुख्य हैं, राम भक्ति शाखा के कबीरदास जी, कबीर नहीं तुलसी मुख्य हैं। ये इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हुए। और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, ईश्वरवाद का विरोध किसने किया? तो कबीरदास ने किया। ईश्वरवाद का नहीं, अवतारवाद और मूर्ति पूजा पाखंडों का विरोध किया इन्होंने। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कर्ता का स्त्रीलिंग, कर्ता में देखिए आकारांत लगा हुआ, आकारांत होता है, जैसे इसमें अगर इसी की बात करें इसमें अकारांत है, लास्ट में जो मात्रा होती है ना उसी का कारांत होता है। तो आकारांत लगा है तो इसको इकारांत में बदल दीजिए आप, तो हो जाएगा कर्तृवाच हो जाएगा। इसमें कहीं सही नहीं लिखा है, स्पेलिंग मिसप्रिंट है, तो हो जाएगा आपका कर्तृ। ठीक है, कर्तृ हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग रूप। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, संदेह नहीं। यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? यह हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने।
रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है इसको। ये किसके बारे में? तो ये कबीर के बारे में लिखा है, कबीर की भाषा के बारे में उनके लिखा है। अब इनकी भाषा के बारे में जो है, कबीर की भाषा के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी है। ठीक है, किसमें? हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करिए। सही का चयन करना है। यहाँ पर ऊपरी लिखित किस तरह लिखा जाएगा? तो ऊपरी लिखित, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देख लीजिए अब कहाँ सही है। सही होगा विकल्प बी में। आप अगर इस तरह का हमारा क्लास देखते हैं तो इससे फायदा क्या होने वाला है, आप पूरा पूरा का पूरा पेपर 1 घंटे के अंदर आप देख पाएंगे, उसका व्यू कर पाएंगे। आपको पता चलेगा आपका कौन सा पार्ट कमजोर है, किस पार्ट में आपको तैयारी करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से पार्ट को और मजबूती के लिए समय दिया जाए। आप यहाँ से क्लियर कर पाएंगे और एक टेस्ट भी आप दे पाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कितना नंबर आपका उठ रहा है। और मैं एक चीज़ बता दूं, इसको ऑनलाइन ये प्रैक्टिस के रूप में भी उपलब्ध है रहेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग कुल 125 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एग्ज़ाम के पहले तक। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। यहाँ पर भी आ गया एक शुद्ध वर्तनी को लेकर। तो कुमुदिनी किस तरह लिखा जाएगा? कुमुदिनी। ठीक है, मैं कहूँगा कि एक बार आप उस शब्द को देखिए तो आप खुद क्या करिए, लिख लीजिए शब्द, क्योंकि देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी बढ़िया से तैयारी नहीं है, बढ़िया से नहीं जानते हैं उसको आप, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? क्रिया का आधार मतलब कहाँ पर है? जैसे मैं इस समय टैब पर लिख रहा हूँ, टैबलेट पे, आईपैड पे लिख रहा हूँ, तो आईपैड पर लिख रहा हूँ। ठीक है, पर लिख रहा हूँ, में है, तो में और पर ये क्या है? आधार है। मैं इस कमरे में हूँ, कमरा मेरा क्या है? आधार है। मैं फर्श पर हूँ, ठीक है, मैं बोर्ड पर हूँ, तो पर क्या है? आधार है। मैं इस पे जो काम कर रहा हूँ, इस पर कर रहा हूँ, यानी कि ये दोनों मेरा क्या है? आधार है। और ये दोनों कहाँ पे आता है? अधिकरण में आता है। कहाँ पे? अधिकरण में। अपादान कारक से जो अलग करने के अर्थ में होता है। संबंध कारक काकी के, नानी ने होता है, जहाँ पर असंप्रदान के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा जो है यह व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो यह देखिए, जहां पर लिंग, वचन, वचन का जिन शब्दों में कोई प्रभाव न पड़े वहां पर होता है अव्यय। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है, अव्यय। की, वा, या, अथवा, किंवा, किंतु, की ना, न की, नहीं, तो ये शब्द जो है ना, ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसको जहां पर लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे। क्लियर? तो विकल्प डी सही था। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? पांडव में कौन सा प्रत्यय है, यह पूछा है। तो देखिए, 2 प्रकार के प्रत्यय हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया से बनता है, क्रिया वाले शब्दों से बनता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो प्रत्यय बनता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पांडव, इसमें तद्धित प्रत्यय होगा। विकल्प बी सही है। क्या होगा? विकल्प बी, यह इसमें सही है। इसमें मूल शब्द जो है यह पांडु है और अप्रत्यय लगकर इसमें बना, अप्रत्यय है इसमें। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? कवि कंठाभरण जो है यह क्षेमेंद्र की रचना है। किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। 5 अध्याय भी इनकी रचना है, क्षेमेंद्र की। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? विशेषण बताना है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहेंगे। मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरोवर, ये तीनों शब्द जो हैं ये संज्ञा हैं। सौतेला एक इसमें विशेषण है। तो विकल्प डी सही है।
अब भाई तो कहे हुए, माता हुई, लेकिन वहाँ पे जो विशेषता बताए कुछ सबसे अलग कर दे जो, उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, मतलब विशेषता बताए, या वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो। जैसे वह काला है, काला भले अच्छा ना लगे लेकिन विशेषता उसकी बता दिया कि वह काला है। छोड़ो दूमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है और विकल्प सी यहाँ पर सही है। छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है ये। और कविता का नाम है छोड़ो मृदों की द्रुमों की, द्रुम है यहाँ पर, द्रुमों की मृदु छाया, यह कविता है। अगर मैं बात करूं, छोड़ो मृदों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। भूल अभी से इस जग को, तज कर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रू भ्रंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग सामन। भूल अभी से इस जग को, कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वाणी अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर दूं सजनी श्रवण। भूल अभी से इस जग को, उषा स्मृति किस लय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरा मृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन। भूल अभी से इस जग को। यह कविता है छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, सुमित्रानंदन पंत का। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और इसमें जब इनकी पुत्री जो होती है सरोज, उसका देहांत हो जाता है तो उस पर यह लिखते हैं, यह एक शोक गीत है। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय जो है यह किसकी रचना है? यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत की 4 अध्याय, इनकी कई सारी रचना है, जैसे उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, हुंकार, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत सी रचनाएं हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? नारी विमर्श पर किसने लिखा पहला रचना? तो अब देखिए, नारी विमर्श पर लिखा है महादेवी वर्मा ने। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे श्रृंखला की कड़ियां हैं, अतीत के चलचित्र भी हैं इनकी रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। जूही की कली रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, यहाँ पर बता दिया है। और यह उदाहरण है किसका? मुक्तक छंद का। हम लोग बहुत पहले से देते हुए आ रहे हैं इसका एग्जाम्पल। मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली, निराला की रचना है। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग परक रचना कौन है? व्यंग परक रचना कौन है निराला की? अब देखिए यहाँ पर 4 हैं आपके। तुलसीदास जो रचना है ना, यह सूर्य निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, ये चारों रचनाएं निराला की ही हैं। तुलसीदास जो है यह प्रबंध काव्य है, प्रबंधात्मक रचना है, प्रबंधात्मक रचना कह लीजिए। और कुकुरमुत्ता की बात करें तो यह व्यंग परक रचना है कुकुरमुत्ता, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। सरोज स्मृति लंबी कविता है, शोक गीत भी है। और वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, यह जीवन के मार्मिक दृश्यों को उजागर करता है। जीवन के मार्मिक दृश्यों को उजागर करता है, ठीक है, तो विकल्प भी यहाँ पर सही था। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? आषाढ़ का एक दिन पहले भी आ चुका है, यह मोहन राकेश की रचना है।
आषाढ़ का एक दिन, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? श्रीनिवास दास ने की, वह कौन सा है? तो मैं बता दूं, संयोगिता स्वयंवर है, विकल्प बी सही है। अमर सिंह राठौर जो नाटक है, यह राधाचरण गोस्वामी की रचना है। महाराणा प्रताप की बात करें तो राधा कृष्ण दास की रचना है, और नील देवी भारतेंदु की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो यहाँ पर पूछा ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के मतलब श्रीनिवास दास की रचना कौन हुई इसमें? तो संयोगिता स्वयंवर हुई। ठीक। उपेंद्रनाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। जोंक जो है यह किस प्रकार का एकांकी है? मैं बता दूं, यह सामाजिक व्यंग वाला एकांकी है, विकल्प बी सही है। अंजू दीदी भी इनका एक नाटक है। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल ये सभी होते हैं उसे हम रंगमंच बोलते हैं। रंगमंच पे ये तीनों क्रियाएं होती हैं। रैदास का दूसरा नाम रविदास भी है, और इनको कई नाम से जानते हैं। संत रविदास, गुरु रविदास, रोहिदास के नाम से जानते हैं इन्हें। तो रोहिदास एक अलग नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा जो है यह कबीर की माता का नाम है। इनके पिता नीरू, नीमा और नीरू होते हैं दोनों माता पिता। पत्नी जो है यह लोई है। एक पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। ठीक है। अभी मैं 5-6 दिन पहले लहरतारा गया, वाराणसी गया। तो वाराणसी आप मेन जंक्शन पे जाओगे, कैंट पे जंक्शन पे मेन जाओगे, वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक लहरतारा है। मड़ुआडीह की तरफ जाओगे, जो नया बनारस बना है, वहाँ उस तरफ जाओगे तो एक जगह है पूर्व साइड में मेन रोड के, वहाँ पे लहरतारा ताल है। अब मैं उसकी विशेषता ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस जान लो को जितना होना चाहिए, जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का वो उसको डेवलप किया नहीं है वहाँ के लोगों ने या भी सरकार ने। चारों तरफ से दीवारें हैं वहाँ पे। बैरवे नाइक वहाँ पे लहरतारा इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था लहरतारा में, और इसी तालाब में उनको पाया गया था। बैरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बैरवे नायिका भेद जो है यह रहीमदास की रचना है। रहीमदास की रचना है बैरवे नायिका भेद। बिहार रसलीन की रचना अंग दर्पण। बिहारी की रचना बिहारी सतसई जग जाहिर है, बिहारी सतसई। मतीराम की रचना है रसराज। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ए सही है। इनकी बहुत सारी रचना है, जैसे श्रद्धा है, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, रहस्यवाद है, ईर्ष्या है, ग्रीड़ा है, करुणा है। मैं लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, यहाँ पे जान लीजिए आप। तो कविता क्या है किसका है? हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल का है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्भव किस भूमिका में है? तो यह संदेश वाहक में होते हैं, और भ्रमर गीत जो है यह सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत जो रचना है सूरदास की, उसमें गोपियों के समक्ष उद्धव जो है यह किस भूमिका में होते हैं? तो संदेश वाहक के भूमिका के रूप में होते हैं वो। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो विठल नाथ ने कहा, विकल्प डी सही है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लैनो होए सो लेऊ। इस पंक्ति से ये स्पष्ट होता है। हालांकि विठल नाथ ने उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा, किसे? सूरदास को। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं, और तुलसीदास राम के माने जाते हैं, और हजार रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए, आलोचनात्मक निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं। और चलिए
रहीमदास भी कृष्ण कृष्ण भक्ति शाखा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रमुख के रूप में सूरदास को लेंगे। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता जो है इसके लेखक कौन है, तो गोकुल दास जी हैं। और 252 वैष्णव की वार्ता भी गोकुल दास ने लिखा है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य चार्य के शिष्यों का जिक्र है इसमें, और 252 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ के शिष्यों का जिक्र मिलता है। सचिव वैद गुरु तीन सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कह होहि बेंगे नास। यह रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? रामचरितमानस का है, यहाँ पे क्लियर हो गया। वह किस कांड से लिया गया है? मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल 7 कांड हुए। एक हो गया बालक कांड, आरण्य कांड, और किष्किंधा कांड, और सुंदर कांड हो गया, फिर लंका कांड हो गया, और फिर एक अयोध्या कांड। अयोध्या कांड पहले ही आएगा, अयोध्या कांड हो गया, यहाँ पे आएगा, और एक उत्तर कांड हो गया। कुल 7 कांड थे इसमें। क्लियर। अब यहाँ पे कहा है सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि वेगहि नास। इसको बोला गया है सुंदर कांड में। विकल्प सी सही है, और रामचरितमानस की यह पंक्ति है। स्वामी अग्रदास किस तुलसी की रचना है? ये गोस्वामी तुलसी की रचना है। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? अग्रदास जो हैं यह राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। कौन? स्वामी अग्रदास। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। कुत्ता, मान लो कुत्ता मुर्गा लेकर भाग गया, बस याद कर लो जिनको नहीं पता है, बाकी बहुत लोगों को पता भी होगा। तो मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। ठीक है। उस्मान का चित्रावली है। मंझन का मधुमालती है, मधुमालती। जायसी का पद्मावत है, 1540 में लिखा गया यह। तो इतना हुआ। चलिए आगे। कृष्णा जायसी की रचना कौन सी है? जायसी की रचना इसमें से कौन सी है? मृगावती कुतुबन का है। चंदायन की बात करें तो मुल्ला दाऊद की रचना है, और सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। पद्मावत जो है यह जायसी की रचना है। विकल्प डी सही है। कृष्णा सोवित्री द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सा है? तो जो कृष्णा सोवती इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे मित्रों मरजानी, डार से विछुड़ी, और ये औपचारिक उपन्यास हैं ये दोनों इनके, और हम हसमत जो है संस्मरण कृति। ठीक है ना। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? जो रीतिकाल है ना, रीतिकाल, इसको 3 भागों में बांटा गया कवियों को। रीत मुक्त, रीत सिद्ध, और रीत बद्ध। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कौन रीत मुक्त नहीं है, तो बिहारी रीत सिद्ध में आते हैं। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? ये आप बताइए। मैं बताता हूँ, चिंता मणि को माना है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, और अतातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनकी रचना है। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? 1873 में किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। विकल्प ए सही है। कवि वचन सुधा एक था। 1868 में बाल बोधनी, 1874 में इसकी स्थापना हुई। ये दोनों पत्रिकाएं भी
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही हैं। क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है यह है डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। नामवर सिंह ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, ये आपको पता होगा। और देखिए सुमन राजे भी हैं, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी आधा इतिहास, ठीक है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? हिंदी साहित्य की आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है 1050 से 1375 आदिकाल के लिए माना है। उसके बाद 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक ये भक्ति काल के लिए, यहाँ पे आदिकाल डाल दीजिए, ये भक्ति काल डाल दीजिए। और 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 तक रीतिकाल, और 1900 से 1984 तक जो है यह आधुनिक काल या गद्य काल इन्होंने कहा है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? नहीं है, जीवनी लेखक किसने नहीं लिखा है? तो अब 4 विकल्प हैं, ठीक है, आपके सामने। और यहाँ पर सच्चिदानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है ये सही है। इन्होंने जो है जीवनी नहीं लिखा है, जीवनी इन्होंने नहीं लिखा है। बाकी रामविलास शर्मा जी ने लिखा है मार्क्स से लिखा है जीवनी, और टाटस्की की जीवनी है, और एशियाई समाज। और जो यहाँ पर रामविलास शर्मा हो गए, रामविलास शर्मा जी ने ही लिखा है निराला की साहित्य साधना भी लिखा है इन्होंने। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा का ही है। अमृत राय जो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र रहे, इन्होंने लिखा कलम का सिपाही। प्रेमचंद्र पर है ये। और विष्णु प्रभाकर का है जग जाहिर है आवारा मसीहा। शरद चंद्र की है। क्लियर? तो विकल्प बी यहाँ पर सही था। कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? विद्यापति कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पद्मावली है, ये तीनों रचनाएं हैं। और गीत गोविंद जो रचना है यह जयदेव का है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर? आदिकालीन यहाँ पे जो पदावली है ना, इसको विद्यापति की पदावली बोला जाता है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस की अगर हम लोग बात करें तो वीर रस यह है। वीर रस के बाद जो होता है श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस होता है, ठीक है। तो यानी कि वीर रस प्रमुख रस था उसमें। और अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सत्य की बात कर रहा है। सत्य कथन कौन सा है अर्थबोध कराने के संबंध में? तो देखिए शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शक्तियां होती हैं। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। जो लक्षणा और व्यंजना ये दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही है लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं, यह विकल्प डी वाला सही है। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ
का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ के संबंध में मतलब अर्थ लक्षित होता है, और व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ का बोध होता है। ठीक है, बस ये मोटी मोटा जान लो, जो ये लक्षणा और व्यंजना है वो अभिधा पर आश्रित होते हैं। चंपू के दो भेद कौन से हैं? चंपू बोला जाता है जो गद्य पद्य दोनों में मिश्रित रचनाएं जब की जाती हैं तो उसे चंपू बोला जाता है। विरुद्ध और करम्भक, इसके दो भेद हैं। विकल्प डी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है कौन सा युग्म, यानी कि भट्ट लुल्लट जो हैं किस वाद के जनक माने जाते हैं या किस वाद से ये संबंधित हैं? तो भट्ट लुल्लट उत्पत्तिवाद से, शंकु का अनुमितिवाद से हैं, आचार्य मम्मट जो हैं, आचार्य मम्मट ये भुक्तिवाद भोगवाद से संबंधित नहीं है, भोगवाद या भुक्तिवाद से संबंधित है भट्टनायक। भट्टनायक हैं, और अभिनव गुप्त जो हैं यह अभिव्यक्तिवाद से संबंधित हैं। तो विकल्प सी वाला जो है यहाँ पर सही है। क्लियर? जूठन के लेखक कौन है? जूठन एक प्रकार का दलित रचना है, शायद उपन्यास है जहाँ तक याद आ रहा है। दलित ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, अच्छा ये आत्मकथा है, उपन्यास नहीं है, यह एक आत्मकथा है, जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अब अच्छा और बात कर लें, अगर यहाँ पे नाम दिया है सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत तथा संतप्त नामक दो इन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं। माता प्रसाद का एक भी है। माता प्रसाद की अगर बात कर लें तो झोपड़ी से राजभवन तक, झोपड़ी से राजभवन तक इनका आत्मकथा है। चलिए आगे चलते हैं। और नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बता दें, नई कविता का नाम जो है ना ये अज्ञे ने दिया। नई कविता का नाम अज्ञे ने दिया। अज्ञे वही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु इसके प्रवर्तक हैं नई कविता के। नई कविता के प्रवर्तक, अच्छा यहाँ पे आ गया, भारतेंदु जी हुए। यहाँ पे आसान हो गया आपको। चलिए, अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की कविता का रचना है? किस विधा पूछा है, और यह रचना किसकी है? यह अज्ञे की रचना है, और विधा है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य इसकी विधा है, और अज्ञे की यह रचना है। एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? तो काठ का सपना, ये मुक्तिबोध का है, मुक्तिबोध का है। बाकी ये तीनों रचनाएं इनकी, काठ का सपना मुक्तिबोध का। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती जो कहानी है 1900 ईस्वी में सरस्वती में छपा था, यह प्रकाशन हुआ था, और किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं। किशोरीलाल गोस्वामी। मैथिली सरल गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताना है। यशोधरा है, देखिए यह लिखा गया 1933 में, द्वापर 1936 में, पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 में लिखा गया। उसी तरह यहाँ पर लगा लीजिए, तो पंचवटी पहले आया, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे रंग में भंग 1909 में लिखा गया, जयद्रथवध 1910 में लिखा गया, भारत भारती 1912 में लिखा गया, किसान 1917 में लिखा गया, पंचवटी जो लिखे हैं 25 में लिखा गया, हिंदू 27 में लिखा गया,
कई ठो हैं, जैसे गुरुकुल है 1929 में लिखा गया, झंकार 29 में, साकेत 31 में लिखा गया, यशोधरा 33 में, द्वापर 36 में लिखा गया, जय भारत 1952 में लिखा गया, विष्णु प्रिया 1957 में लिखा गया। तो बहुत सारी रचनाएं अगर हम लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। बाकी जितना है आपके सामने इतना याद करते हुए चलिए। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। ये नाम किसने दिया ये जरूरी है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। कही ईसूरी फाग किसकी रचना है? कही ईसूरी फाग मैत्री पुष्पा की रचना है। विकल्प सी सही है, कही ईसूरी फाग मैत्री पुष्पा की रचना है। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? झांसी की रानी उपन्यास की बात करें अगर हम लोग, तो यह एक प्रकार का ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसके लेखक की बात कर लें अगर हम लोग, वृंदावनलाल वर्मा। ठीक है। और एक झांसी की रानी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? सन्यासी इला संजोशी का है, सही है। बसंती विष्णु साहनी का है, हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। जो चित्रलेखा है यह भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, भगवती चरण वर्मा का है यह। ठीक है ना, चित्रलेखा। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। गोदान के संदर्भ में तथ्य गलत कौन सा है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है और गोदान में गलत कथन बताना है। गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, महाजनी सभ्यता रहती है इसमें। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मालती की कथा नहीं है। तो विकल्प बी यहाँ पे सही है, होरी की कथा है। होरी होती है जो उसकी झुइयाँ होती है, उसका एक गोबर लड़का होता है, सोना उसकी लड़की होती है और एक लड़की रूपा होती है। इनकी कथा है, मुख्यतः होरी की कथा है इसमें। तो मालती की कथा न होकर के होरी की कथा है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है, गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। अगर ये समझ में न आए तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसका एक बार भी कहानी पढ़ोगे अब तो, सुन भी लेते हो तब भी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। गोदान गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं, यहाँ पर सही है। लेकिन उपन्यास है यह कैसा है? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, भूलिएगा मत। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये भूलिएगा मत। नूतन ब्रह्मचारी ये क्या है? पहले तो जान लो, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और यह एक उपन्यास है। विकल्प बी सही है। अप्रवासी की यात्रा या यात्राएं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं यहाँ पे। अप्रवासी की यात्राएं जो हैं यह किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। विकल्प ए यहाँ पर सही है, डॉक्टर नागेंद्र का रचना है। अगर इन लोगों का भी जानना चाहें तो जान सकते हैं, जैसे कन्हैया लाल नंदन जो है, धरती लाल गुलाबी चेहरे, इनका याद रख लीजिए। धरती लाल गुलाबी चेहरे इनकी रचना। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह कहाँ मिलता है? बात यह है कहाँ मिलता है, तो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये विकल्प डी सही है। गुर्जर वंशी राजा होते हैं वहाँ पर ये मिलता है, गुजरात के गुर्जर वंशी राजा जयभट्ट के शिलालेख में, और संवत 456 में यह बना होना था। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कन्नौजी कन्नौज में बोली जाए ब्रजभाषा, प्रमुख खड़ी बोली जयपुरी राजस्थान का है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है मथुरा और वृंदावन में, कोई सस्पिशन नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? देखो, जब क और ख ग घ अंगा लिखोगे ना तो घोष, ये तीनों ऊपर से देखो 5 25 होता है, क च ट
त प। ठीक, यहाँ से ये 25 अक्षर की बात करें जो इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, पहले जान लो। और यहाँ से ये तीनों वाली लाइन जो है इसे घोष कहते हैं, और ये दोनों अघोष कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको बोलेंगे इन तीनों को तो गले और नाक में कंपन उत्पन्न होगा। जैसे ग ग, देखिए ख ग ख ग, ख और ग में अंतर ये है, ग में कंपन कर रहा है गला और ख में नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे कंपन करेगा उसे घोष कहेंगे हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो ग वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुत होता है, हस्व होता है, संयुक्त, द्वित। अब द्वित स्वर नहीं होता है, ठीक है। द्वित जैसे बच्चा लिखे ना, बच्चा, तो यहाँ पे द्वित अक्षर हो गया। पे दिल्ली लिख लिए उसे द्वित बोलते हैं। चम्मच लिख दिए उसे द्वित बोलेंगे। तो यहाँ पे इसे द्वित बोलेंगे। तो प्लुत होता है, हस्व होता है, और प्लुत में 3 मात्रा होता है, हस्व में 1 मात्रा होता है, और संयुक्त स्वर होता है जैसे ओ हो गया। जिन स्वरों के उच्चारण में मात्र 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं या गुरु कहते हैं। विकल्प बी सही है। प्लुत में 3 मात्रा लगेगा, गुरु में 2 मात्रा, मूल में लघु में 1 मात्रा का समय लगेगा। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार देखिए गजब का क्वेश्चन है, इसकी 10 दशाएं मानी गई हैं वियोग श्रृंगार की। अगर 10 का नाम अगर सुने हो अभी तो अभिलाषा, चिंता, चिंता नाम का निबंध किसने लिखा है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए। स्मृति, उद्वेग, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। ये तना वियोग श्रृंगार की दशाएं मानी गई है। बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन साजी सरथहीं, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थहीं। उपर्युक्त पंक्तियां किस रस का उदाहरण हैं? इसमें रौद्र रस का उदाहरण है। ये कौन से रस का? रौद्र रस का इसमें उदाहरण है। देखो, बोरों बसे रघुवंश कुठार की धार, धार में वारन वाज सरथहीं, वाण की बात कर रहा है यहाँ पर, क्रोध रौद्र रूप की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य अरो अरिहा समर्थहीं। यहाँ पे रौद्र रस है जो है। और देखिए भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? रसों की संख्या उन्होंने 8 मानी है, ठीक है। 9वां रस वो माना है अभिनव गुप्त ने। तो यहाँ पर 8 रस भरत मुनि ने माना है। नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय प्रगटित भई निरखी राम राकेश। इसमें बताना है अलंकार कौन सा है। इसमें रूपक अलंकार है। विकल्प ए वाला जो है सही है। इसमें राम जो है यह उपमेय, राकेश उपमान, ठीक है। और इन दोनों की क्या है? एक रूपता है। इसी वजह से यहाँ पर रूपक अलंकार है। राम राकेश। कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो इसमें जो है वाचक शब्द का लोप है, से का लोप है, का लोप है, इसमें इसका लोप है। देखिए उपमान इसमें कमल है और उपमेय इसमें कोमल कर है। तो वाचक शब्द का इसमें लोप है। किस शब्द के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं? 14-14 या 16-12 पर यति होता है। वो है हरिगीतिका। विकल्प सी सही है। यह एक सम मात्रिक छंद है। क्लियर? नरेश का सही संधि विच्छेद
संधि विच्छेद की बात करें तो नर धन ईस है, विकल्प डी सही है। यहाँ पर नर धन ईस, और इसमें जो है गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है इसमें, किसमें? नरेश में। ठीक है, अब लिंग के स्थान पे एक टोपी हो तो वहाँ पे गुण याद कर लो, वो आसानी से ठीक वाला। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धन एव होगा, विकल्प ए सही है इसमें, तथा धन एव। इसमें वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि है, जब लिंग के स्थान पे दो टोपी तो वृद्धि स्वर संधि हो गया। और मृगनयन में समास बता दीजिए। मृगनयन में कर्मधारय समास, विकल्प बी सही है। मृगनयन में जो पहला पद प्रधान होता है, यहाँ पर पहला पद विशेषण होता है, ये चीज ध्यान में रहे कर्मधारय में। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या होता है और उसे क्या कहते हैं? द्विगुणी समास कहते हैं, तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, द्विगु समास कहते हैं। द्विगुणी नहीं, द्विगु, द्विगु। आंख खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ज्ञान होना होगा, विकल्प ए सही है, आंख खोलना मतलब ज्ञान होना। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए। नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग या फिर पहुमी? नरक ना, नरक, नरक एक तद्भव है, इसका तत्सम नरक होगा। ठीक है ना, आप लोग इसका बताओ, पहुमी का तद्भव, पहुमी शब्द तद्भव है या तत्सम, ये कंफर्म करके आप बताओ। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा कारक इसमें होगा। जब अलग होने के अर्थ में यहाँ पर से का प्रयोग किया जाता है, वहां पर होता है अपादान कारक। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है, विकल्प बी सही है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? उन्हें होगा, विकल्प डी सही है। अन्य पुरुष देखिए, मैं, वह, उन्हें। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो गया अन्य पुरुष के लिए क्या हो गया? उन्हें, मतलब किसी और की बात कर रहा है, तो उन्हें यहाँ पर हो गया क्या? संप्रदान कारक बहुवचन, उन्हें मतलब कई लोग भी आएगा। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो बता दें, नाम धातु क्रिया है। लतियाना, हथियाना, गरियाना, बतियाना, चिकनाना, ठीक है, ये सब जो नाम धातु क्रिया है। निम्नलिखित निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है। सेना, उस देश की सेना होता है, ठीक है। इस देश की धरती होता है, यहाँ से। कुटुंब, वहाँ का कुटुंब, मतलब कुटुंब जो है पुल्लिंग है, ऐसे करके आप पता लगा सकते हो। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल का होगा बेलें, बेल का क्या होगा? बेलें होगा, तो विकल्प यहाँ पर बी वाला सही है, बेल का बहुवचन बताइए। कई क्वेश्चन आसान भी होते हैं, क्योंकि 125 प्रश्न होते हैं, आसान भी प्रश्न मिलेंगे, कठिन भी मिलेंगे। और मेरिट पिछली बार तो ज़्यादा नहीं गई थी, लेकिन हाँ टीजीटी पीजीटी की मेरिट ज़बरदस्त जाती है, यानी कि ज़्यादा जाती है। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए दुष्कर होगा, विकल्प ए सही है। और पुराण में एक प्रत्यय प्रयुक्त संयुक्त होकर शब्द बनता है, तो पौराणिक होता है, पुराण में पौराणिक होगा, विकल्प ए हो जाएगा। और हानि का विलोम क्या होगा? लाभ होगा, हानि का क्या होगा? लाभ होगा, विकल्प ए सही है। और तृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा जो होता है ना, इच्छा, लालच, कुछ पा जाने की, कुछ भी चाहत है, वो तृष्णा है। जो भी हम चाहते हैं अचीव करना, पाना, वो सारी चीज़ें। तो इसका हो जाएगा लिप्सा। लिप्सा मतलब आकांक्षा, अभिलाषा, लालसा। इसका पर्यायवाची पूछा है तो उसी तरह होगा ये भी। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थभेद को छांटिए। चिंता और चिता और चिंता में क्या अर्थ है? चिता वैसे ही पता चल जा रहा है,
और चिंता, इन दोनों का अर्थ आपको क्या करना है, बताना है। तो चिता जो है ये शव जलाने हेतु जो लकड़ी का ढेर तैयार किया जाता है ना, उसे बोला जाता है चिता। और एक चिंता जो है उसका मतलब होता है फिक्र करना, फिक्र। तो विकल्प डी सही है यहाँ पर। एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन करिए। उसके अंग अंग सजाए गए, उसके अंग अंग सजाए गए। पर अंग जो है ना ये एक बार आएगा, दो बार नहीं आएगा, इसलिए यही अशुद्ध हो गया। यह सब आपकी कृपा है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। स्त्री आया है तो बुद्धिमती होगा। युवम अपतत का हिंदी में अनुवाद बताइए। युवम अपतत का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो तुम लोग गिर गए, तुम लोग गिर गए होगा, विकल्प सी सही है, युवम अपतत। छात्रा चली गई का संस्कृत में अनुवाद बताइए। छात्रा आगच्छत, छात्रा आगच्छत होगा, विकल्प सी सही है, छात्रा चली गई। महाकवि माघ की रचना कौन सी है? इसमें महाकवि माघ की रचना मालविका अग्निमित्रम जो है ये कालिदास की रचना है। बुद्ध चरितम जो है यह अश्वघोष का रचना है। ठीक। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। और शिशुपाल वधम जो है ये कवि माघ की रचना है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध है, शुद्ध कौन सा है? मातरी स्मरति, मात्रा स्मरति, मात्रे स्मरति या फिर मातुः स्मरति, इन चारों में कौन सा सही है? मातुः स्मरति, विकल्प डी यहाँ पर सही है। कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। अधिगर्द एसाह कर्मणि, खेद पूर्वक स्मरण करने में कर्म में खष्टी होती है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? विधि शब्द जो है यह किस लिंग में? तो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है विधि शब्द। कयांतो घु लिंगानुशासन सूत्र के अनुसार होगा ये, तो विकल्प ए सही है। और स्त्रीणा मशिक्षित पटुत्वमानुषीणु, यह सूक्त हम कहाँ पढ़ेंगे? इस सूक्त को हम कहाँ पढ़ेंगे, मतलब कहाँ मिलेगा यह सूक्त? यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलेगा, कालिदास की रचना है। रघुवंशम भी कालिदास की रचना है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। ठीक है, तो ये जो सूक्त है स्त्रीणामशिक्षेत पटुत्वमानुषीणु, यह अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलेगा। यूनः युवन शब्द का रूप नहीं है, तो यह जो रूप नहीं है कौन सा नहीं है? यूनः युवन, इसका सप्तमी में ना, सप्तमी में जो है यूनी बनेगा, तो विकल्प डी जो है यहाँ पे सही है। और दा ड्यूल रूप बनेगा, यह कहाँ पर बनेगा? दा ड्यूल, तो दायक हमें बनेगा, विकल्प जो है सी वाला यहाँ पर सही है। युक आगम होकर दायक बनेगा इसमें। किमीव किमीव ही माधुराम मंडपम नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा? तो यह कहा है दुष्यंत ने शकुंतला के शरीर सष्टर को देखकर यह पंक्ति उन्होंने बोला है। और यहाँ पर सही होगा आपका दुष्यंत ने शकुंतला के लिए यह कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध युग्म इनमें से बताइए कौन सा है? तो शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम, दमयंती उत्तर रामचरितम, सुदक्षिणा रघुवंशम, बसंत सेना मृच्छ कटिकम। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है, सही है। दमयंती जो है उत्तर रामचरितम जो भवभूति की रचना है इससे संबंधित नहीं है। यह श्रीहर्ष की नायिका, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम की नायिका है। ठीक है, तो विकल्प बी वाला जो है यह सही नहीं है। सुदक्षिणा रघुवंशम की है और वसंत सेना मृच्छ कटकम की है, मतलब पात्रा। मौदे रूप होगा, मौदे रूप होगा, यह किसका होगा? तो होता है
मोदय, मोदावह, मोदावह, मोदामह, ये रूप होता है। और इसमें मूद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का होगा। विकल्प ए वाला यहाँ पर सही है। तो ये रहे आज के 125 प्रश्न। अभी दिए हैं बहुत दिन हो गया, 1 साल लगभग हो गए हमको। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी लय और बढ़िया होगा, और हम लोग जब रेगुलर पढ़ेंगे तो और बेहतर इसका रिजल्ट आने वाला है। क्वेश्चन कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसमें और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ ये भी आप बताइएगा, ठीक है। मैं बोर्ड पे ले रहा था क्लास, तो नेटवर्क स्लो है, इसी वजह से कट गया। अब उसका इशू है, तो कल मैंने लिया, परसों भी ट्राई किया, उसको बोल रहा हूँ बनाने के लिए, नहीं सही पा रहा है मतलब, तो मैंने ऐसे ही क्लास इसको ले लिया। ये हम लोग 125 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एग्जाम के पहले, और यकीन मानिए आप ऐसा कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन शायद बचेगा जो आपसे मतलब अछूता रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आगे अगले क्लास में, और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड